हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर 2 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और इसमें हम लोग बेसिक चीज़ें आज सीखेंगे, जैसे कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के विषय में, सेकेंड कैथोड रे, और फिर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के विषय में। थर्ड वन इज कैथोड रे की प्रॉपर्टीज। फोर्थ वन इलेक्ट्रॉन के विषय में इंट्रोडक्शन, और एनोड रे जिसे आप पॉजिटिव रेज भी कहते हैं, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के विषय में आज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का क्लास बिल्कुल बेसिक क्लास होगा आज। जैसे कि देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं एटम्स के विषय में कि एटम जो है बच्चों, एटम एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। आई मीन ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ठीक है ना। ग्रीक वर्ड से लिया गया है और इसका मीनिंग होता है इंडिविजिबल। क्या मतलब होता है बच्चों? इंडिविजुअल। ठीक है, तो जॉन डाल्टन ने सबसे पहले कहा था कि जो एटम होते हैं वो एक ऐसे पार्टिकल हैं जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, एक ऐसे अल्टीमेट पार्टिकल्स हैं जिसको कभी भी डिवाइड नहीं किया जा सकता। और ये जो कॉन्सेप्ट दिया था जॉन डाल्टन ने 1803 टू 1808 एज माना जाता है, जिस समय जॉन डाल्टन ने अपना स्टेटमेंट दिया कि ऑल मैटर वाज कंपोज्ड ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल और एटम। और एटम जो होते हैं इसको हम लोग एटम बोले, और ये जो हैं कैसे हैं? इंडिविजुअल पार्टिकल है। कहने का मतलब इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। बात समझ रहे हो ना? तो इनके अनुसार क्या स्टेटमेंट रहा था कि इनके अनुसार रहा कि जितने भी मैटर्स हैं, ऑल मैटर was composed of small particles, ठीक है, कॉल्ड एटम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? ये स्टेटमेंट दिया गया था 1803 एंड 1808 के बीच। इसी समय माना जाता है कि डाल्टन्स ने अपना एटॉमिक थ्योरी बनाया। तो देखो, इनके एटॉमिक थ्योरी में बहुत सारी बातें थी। क्या क्या बातें थी समझते हैं हम लोग। इनके अनुसार क्या था, जैसे कि मैं फर्स्ट पॉइंट पे अगर बात करूं कि दिस थ्योरी जो बेस्ड था वो लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन एंड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन पे था। सबसे पहला बात आपको याद रखना है कि डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी किस पे बेस्ड था। तो पहला पॉइंट्स हो गया लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ठीक है। और सेकेंड जो था लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, इसी पर बेस्ड था इनकी थ्योरी, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग पहला जो इन्होंने पॉइंट बोला था कि ईच एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। पहला पॉइंट से इन्होंने क्या बोला, आप चाहो तो लिख सकते हो इनकी थ्योरी के विषय में, ठीक है। तो पहला इन्होंने स्टेटमेंट कहा था कि each element is composed of extremely small particles, जिसको आपने अभी आप सुनते हो ना एटम। तो ये एटम देखो उसी समय मिला था कि each element is composed of extremely small particle, जिसको हम लोगों ने क्या कहा था? हम लोगों ने आज जान रहा है इसे एटम। और उस समय ये 1803 से 1808 ईस्वी के बीच ये हमें पार्टिकल्स का नाम मिल चुका था, क्या? दैट इज एटम। और बोला कि एटम ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट आर लाइक बट डिफरेंट फ्रॉम एटम ऑफ अदर एलिमेंट। कहने का मतलब क्या हो गया कि इन्होंने कहा कि एक ही एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन अलग अलग एलिमेंट्स के एटम जो होंगे बिल्कुल अलग अलग होंगे। तो सेकेंड पॉइंट इनका क्या बन गया ध्यान देने का कि एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, एटम ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट इज एन या एटम ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्स क्या हो जाएगा? आर लाइक बट एटम्स बट डिफर फ्रॉम एटम ऑफ अदर एलिमेंट, बट differs from atom of other element, ठीक है ना, from atoms of other element। समझ में आ रहा है ना? तो इनका सेकेंड स्टेटमेंट रहा
कि एटम ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्स आर लाइक बट डिफर्स फ्रॉम एटम ऑफ अदर एलिमेंट। इनके लॉ के अनुसार और भी बहुत सारे बातें हैं, जैसे कि देखो आपने ये सब टॉपिक क्लास 9 स्टैंडर्ड में बेसिक में पढ़ा होगा कभी, ठीक है, याद आ रहा है ना। तो चलो ये बेसिक क्लास है, बस आप एज ए इंट्रोडक्शन के रूप में जानो। अगर आपको पता है ये सब चीजें तो आप ये वीडियो को स्किप करके अगला वीडियो पे जा सकते हो। ओके, तो देखो थर्ड वाला पॉइंट्स इन्होंने क्या कहा कि एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज एन अल्टीमेट पार्टिकल एंड इट हैज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास बट इट इज स्ट्रक्चरलेस। ठीक है, क्या बोला कि एटम ऑफ ईच एलिमेंट लिख सकते हो, एटम ऑफ ईच एलिमेंट is an ultimate particles and it has a characteristics 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 का देखो स्पेलिंग याद रखना, characteristics mass but it is structureless। ये किनका स्टेटमेंट रहा था? जॉन डाल्टन ने कहा था कि एटम जो है स्ट्रक्चर लेस है। और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने कहा कि एटम्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल, कहने का मतलब ना ही इसे हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है ना, इसीलिए मैंने बोला था कि इनका जो थ्योरी बेस्ड था लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन पे रहा था। ठीक है, तो इनका नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा था कि एटम्स आर इनडेस्ट्रक्टिबल। ठीक है, दैट इज दे कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, याद रहेगा ना। चलो इसके बाद जो इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट्स बोला था कि एटम ऑफ एलिमेंट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इन डेफिनिट रेशियो। ठीक है, देखो दोनों पॉइंट्स कहा ना इन्होंने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को लेके कह दिया, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को भी लेके कहा। बात समझ रहे हो ना। तो क्या बोला था कि एटम्स ऑफ एलिमेंट्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इन डेफिनिट रेशियो टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ठीक है, और एक लाइन बहुत ही अच्छा पॉइंट्स बताया था कि एटम डजंट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ठीक है ना, तो ये मुख्य बातें हैं किनकी? तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा डाल्टन्स का क्या कॉन्सेप्ट रहा था एटम्स के प्रति। तो लास्ट पॉइंट इन्होंने क्या कहा कि एटम डजंट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ठीक है, इन फ्री स्टेट। ओके, चलो इसके बाद हम लोग बातें करते हैं सेकेंड पॉइंट पे, दैट इज कैथोड रे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों? कैथोड रे पे हम लोग बातें करेंगे, कैथोड रे। ठीक, ध्यान से समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को पूरा। हम लोग देखेंगे यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, किसके विषय में जानने वाले हैं अभी? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इनके विषय में कि 1859 ईस्वी 1859 में, ठीक है, 1859 में एक साइंटिस्ट थे जूलियस प्लकर। क्या नाम था इनका? जूलियस प्लकर। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने ही क्या किया, स्टार्ट किया था कैथोड रे के विषय में। तो इनका जो स्टडी रहा था वो किस पर बेस्ड था? तो ही हैज स्टार्टेड द स्टडी ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, थ्रू द गैसेज एट लो प्रेशर इन डिस्चार्ज ट्यूब। बात समझ रहे हो ना? इन्होंने कैसे स्टडी किया था? तो क्या पॉइंट लिखोगे कि जूलियस प्लकर स्टार्टेड द स्टडी ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेज एट लो प्रेशर एट डिस्चार्ज ट्यूब। एक डिस्चार्ज ट्यूब उन्होंने बनाया था सबसे पहले, समझना। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ सिंपल सा डिस्चार्ज ट्यूब। इसका कहानी उन्होंने क्या क्या किया था मैं सिंपल वे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इन्होंने क्या किया था कि इसका प्रेशर को सबसे पहले लो कर दिया था। यहाँ पे एक वैक्यूम, ठीक है, इस तरीके से बनाया होगा, ठीक है, वैक्यूम। और इसके जो उसमें गैसेस लिया था उसका प्रेशर काफी लो था, ठीक है ना, गैसेस एट लो प्रेशर, ठीक।
गैसेस एक अगर हाई प्रेशर में रहेंगे तो क्या होगा, गैसों को आयनाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे गैसेस को क्या रखा गया था, इस डिस्चार्ज ट्यूब में काफी लो प्रेशर पे रखा गया था, इस पे हाई वोल्टेज क्या किया, प्रोड्यूस किया। क्या किया, इस पर हाई वोल्टेज प्रोड्यूस किया। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से क्या किया था, एक कैथोड लिया था और दूसरा जो है बच्चों यहाँ पे एनोड ले लिया था। ठीक है ना, इसका मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल जिसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एनोड, और कैसे नाम पड़ा कैथोड उस पर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी का नाम क्या पड़ गया था बच्चों, कैथोड। ठीक है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफ जो था वो मोर देन करीब 10,000 वोल्ट लिया गया था। कितना लिया गया था, 10,000 वोल्ट्स। ठीक है, तो पहले टॉपिक को समझते हैं, फिर ये ज्यादा क्लियर होगा। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या रहा था, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जूलियस प्लैकार्ड ने स्टार्टेड किया स्टडी ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द गैसेज एट लो प्रेशर इन ए डिस्चार्ज ट्यूब व्हेन, और फिर यहाँ पे देखो व्हेन हाई वोल्टेज ऑफ ऑर्डर कितना, 10,000 वोल्ट या फिर इससे ज्यादा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इम्प्रेस्ड किया अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, इसके साथ क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, इस तरीके से क्या किया होगा, यहाँ पे मैं रफ फिगर बना रहा हूँ, समझना। ये मोर देन कितना था, 10,000 वोल्ट, इससे इसको कनेक्ट किया। ठीक है ना, तो क्या हुआ कि कुछ शॉर्ट जो है इनविजिबल रे जो हुए मूव किए। ठीक है ना, ये जो निगेटिव आपने प्लेट लिया था, इस प्लेट को क्या रखे थे, निगेटिव, और इस प्लेट को आपने क्या रखा था, पॉजिटिव। ठीक है ना, अभी हम इसको कैथोड नहीं बोल रहे हैं, अभी हम प्लेट बोल रहे हैं, निगेटिव एंड पॉजिटिव। तो क्या हुआ, जैसे ही ये 10,000 वोल्ट से ज्यादा से इसको हमने इस सर्किट को कनेक्ट किया। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ इनविजिबल रे जो है मूव किया निगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ। क्या किया, निगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ। बात समझ रहे हो ना, और यही निगेटिव जो रे यहाँ से निकला, जो भी इस तरीके से, ठीक है ना, आगे बढ़ा होगा, समझ रहे हो ना, इस तरीके से आगे, ओके, आगे गया। ये जो रेज हैं, ये रे जो है बच्चों इनविजिबल रे, क्या है, इनविजिबल रेज। ओके, तो ये जो निगेटिव टू पॉजिटिव रेज हो गया, इसी निगेटिव रेज का नाम इसने क्या रख दिया, कैथोड। क्या रखा, कैथोड रे रखा। बात समझ रहे हो ना, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि आगे इसने क्या क्या इसका प्रॉपर्टीज फिर बताया, इसको समझते हैं। ये क्लियर हुआ एक्सपेरिमेंट, इसने क्या किया, एक ट्यूब लिया, डिस्चार्ज ट्यूब, इसमें से वैक्यूम लगा के इसमें एयर सबको क्या किया, बाहर कर दिया, और प्रेशर काफी गैसेस का क्या रखा, लो रखा, जिससे कि यहाँ पे जो भी गैसेस होंगे वो आयनाइज हो सके, और इसको बहुत हाई वोल्टेज से क्या किया, इस सर्किट को कनेक्ट किया, जिससे कुछ जो है इनविजिबल रेज यहाँ से निकले और ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाने लगे। तो निगेटिव प्लेट से निकला हुआ जो रे है, इसी को इन्होंने नाम क्या दिया, कैथोड रे नाम दिया। क्या नाम दिया, कैथोड रे। अब इसके बहुत सारे इन्होंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी डिस्कस किया। ठीक है ना, यहाँ पे बहुत सारे इस रेस की प्रॉपर्टीज को इस एक्सपेरिमेंट के जरिए डिस्कस किया। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, चलो समझते हैं। ठीक है ना, जैसे इसने कभी क्या किया, यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव लगा दिया अंदर में इस ट्यूब में प्लेट, तो देखा कि ये रेस किधर जा रहे हैं। कभी मैग्नेट लगा दिया, ठीक है, फिर देखा कि रेस का डिफ्लेक्शन किधर हो रहा है। फिर कभी क्या किया, यहाँ पे एक व्हील लगा दिया, फिर देखा कि यहाँ पे क्या शार्प शैडो वगैरह बन रहे हैं। तो ये सब बहुत सारे प्रॉपर्टीज को ये जूलियस प्लैकार्ड ने क्या किया, फिर आइडेंटिफाई किया। तो समझते हैं इनके एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज को। ओके, तो ध्यान देंगे इनकी प्रॉपर्टीज जो है कैथोड रे का इन्होंने क्या क्या बताया, समझो। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने क्या बताया कि लाइक ऑर्डिनरी लाइट, कैथोड रे जो है कम आउट एट राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ कैथोड एंड ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन नॉर्मल टू द कैथोड। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से जो इसने ट्यूब बनाया था, ओके, इस तरीके से जो इसने ट्यूब बनाया, तो यहाँ पे क्या किया, एक व्हील लगा दिया। क्या लगा दिया, एक व्हील लगा दिया। बात समझ रहे हो ना, कुछ इस तरीके से एक व्हील लगा दिया। तो इसने व्हील जैसे यहाँ लगाया, तो यहाँ से जब रे निकलेंगे, तो ठीक है ना, अगर इसका मान लो यहाँ पे क्या बना होगा, शार्प शैडो बन गया होगा। तो शार्प शैडो बन गया, इससे क्या पता चला कि यहाँ से जो रेज निकल रहे हैं वो एकदम स्ट्रेट जा रहे हैं, सीधा जा रहे हैं। ठीक है, तो लाइक ऑर्डिनरी
लाइट कैथोड रे कम आउट एट राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ कैथोड एंड ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, याद रखोगे। इट कास्ट अ शार्प शैडो। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे हमने कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट रखा है तो हमें इसके पास ये अगर मान लो कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सॉलिड ऑब्जेक्ट, तो इसका जो है शार्प शैडो हमें मिलेगा। इसकी ये पहली प्रॉपर्टीज थी। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या था कि दे रोटेट ए लाइट पेडल। अगर मान लो यहाँ पे हम लाइट पेडल दे देंगे और ये रेज इस पे टकराएगा तो ये बार बार क्या होगा, ये पेडल रोटेट करेगा। ठीक है ना, घिरनी की तरह, जैसे घिरनी देखते हो ना, जब हम लोग उसको आगे मूव कराते हैं तो घिरनी रोटेट करता है कि नहीं, तो उसी तरह ये अगर मान लो यहाँ घिरनी नुमा एक स्ट्रक्चर अगर आप कोई प्लेट लगा दोगे और इस पे रेज पड़ेंगे तो वो घिरनी क्या होगा, मूव करने लग जाएगी। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज को उन्होंने आइडेंटिफाई किया। ठीक है ना, तो चाहो तो आप लिख भी सकते हो इस चीजों को, मैं आपको बोल रहा हूं। जैसे मैंने पहला पॉइंट्स क्या बताया कि लाइक ऑर्डिनरी लाइट कैथोड रे कम आउट एट राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ कैथोड एंड ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन नॉर्मल टू द कैथोड, इट कास्ट अ शार्प शैडो, पहली पॉइंट। ठीक है, शार्प शैडो कैसे बनाएगा, यदि इसके आप रास्ते में क्या रखोगे, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखोगे, तभी इसका हमें शार्प शैडो मिलने वाला है। सेकेंड, इसमें पॉइंट याद रखोगे, दे रोटेट ए लाइट पेडल व्हील इफ प्लेस्ड इन द पाथ दे शोज ए मैकेनिकल इफेक्ट। कहने का मतलब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे मान लो कि अगर हमने कोई व्हील लगा दिया, क्या लगा दिया, व्हील, कुछ इस तरीके से, तो ये व्हील जो है मूव करना स्टार्ट करेगा। व्हील क्या होगा, मूव करना स्टार्ट करेगा। समझ रहे हो ना, इसका मतलब क्या हो गया, ये मैकेनिकल इफेक्ट दिखा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दे हैव मोमेंटम एंड एनर्जी एंड देयरफॉर इट हैज मास एंड कैथोड रे इज मटेरियल पार्टिकल। इससे क्या पता चल गया, कैथोड रे एक मटेरियल पार्टिकल के रूप में काम कर रहा है। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो तीसरा अभी मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूं, उसके बाद आप इसको चाहो तो नोट भी कर सकते हो। ठीक है ना, इसके बाद देखो, दीज रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, यहाँ पे मान लो हमने यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट लगा दिया तो यहाँ पे और निगेटिव प्लेट लगा दिया, तो ये रे जो है इधर मान लो पॉजिटिव की तरफ भाग रहे हैं। ठीक है ना, पॉजिटिव की तरफ भाग रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये खुद में निगेटिव हुआ तभी तो ये पॉजिटिव की तरफ भागेंगे ना। इसके बाद मान लो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, नॉर्थ और साउथ लगा दिया, मैग्नेट के पोल्स लगा दिए, तो फिर देखो इसका डिफ्लेक्शन कहाँ, नॉर्थ की तरफ जाएगा। बात समझ रहे हो ना। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये कैथोड रे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बिहेवियर दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बिहेवियर दिखा रहे हैं। ओके, when these rays pass between the electrically charged plate, these are deflected toward the positive charge plate, it shows that cathode ray negative। समझ में आ रहा है ना, कि यहाँ से अगर कोई मान लो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है तो वो इससे पता चलेगा कि यहाँ पे जो रेज यहाँ से निकल रहे हैं उसका खुद का चार्ज क्या है, निगेटिव है। बात समझ रहे हो ना, क्लियर है ना। अच्छा, ये जो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर निगेटिव चार्ज है, जिसको आप जो है थॉमसन ने क्या कहा था, जैसे ये जो हम अभी क्या बोल रहे हैं, इस निगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं ना। और उस समय एक साइंटिस्ट थे थॉमसन ने इसको नाम दिया था नेगाट्रॉन। क्या नाम दिया था, नेगाट्रॉन। बात समझ रहे हो ना, थॉमसन ने इसको क्या नाम दिया था, नेगाट्रॉन। ठीक है ना, और बाद में यही नेगाट्रॉन जो है स्टोनी ने इसको इलेक्ट्रॉन के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सर्वप्रथम यहाँ से जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल का नाम दिया गया था वो किसके द्वारा, थॉमसन के द्वारा दिया गया था, और उसका नाम क्या दिया गया था बच्चों, नेगाट्रॉन दिया गया था। ठीक है ना, और बाद में क्या हुआ, बाद में स्टोनी ने, कौन से साइंटिस्ट, स्टोनी ने इसका नाम क्या रख दिया था, ये किसने रखा था, थॉमसन ने रखा था। ठीक है ना, थॉमसन। और बाद में स्टोनी ने इसका नाम क्या रख दिया, इलेक्ट्रॉन। क्या रख दिया, इलेक्ट्रॉन। तो बेसिक चीजें हैं, मैं आपको बस समझा रहा हूं, ध्यान देंगे। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे एक चीज और इन्होंने ऑब्जर्व किया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में, कि जो चार्ज पार्टिकल है इनकी वेलोसिटी चेंज होती है विद अप्लाइड वोल्टेज। जैसे आप वोल्टेज अप्लाई करोगे उनके अकॉर्डिंग वेलोसिटी जो है चार्ज की वो क्या होंगी, चेंज होती चले जाएंगी। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या बताया, नेक्स्ट पॉइंट बताया कि दे पेनिट्रेट थ्रू द मेटल एंड अदर सबस्टांस आल्सो प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। जैसे कि यहाँ पे मान लो कि हमने क्या रखा, कोई प्लेट लगा दिया, सपोज ZNS का मैंने स्क्रीन लगा दिया, तो ZNS के स्क्रीन लगाने से क्या हुआ, यहाँ रे जो इस पे पड़े तो इसमें क्या हुआ, स्पार्किंग हमें देखने को मिला। बात समझ रहे हैं ना।
इसके अलावा और क्या क्या इसने पॉइंट्स बताया कि कैथोड रे प्रोड्यूस एक्सरे व्हेन दे स्ट्राइक ऑन ए सॉलिड ऑब्जेक्ट एट हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक चीज और भी इसने बताया कि कैथोड रे जो है एक्सरे प्रोड्यूस करता है कब, जब इसको हम लोग काफी हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले सॉलिड ऑब्जेक्ट पे क्या कराते हैं, इंसिडेंट कराते हैं। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है ना। इसके अलावा इसने बताया कि दे कैन आयनाइज गैसेस। इसके अलावा बताया कि ये चार्ज टू मास रेशियो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। बात समझ रहे हैं। ऐसे बहुत सारी बातें जो है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता चला। ओके इसके अलावा क्या बताया कि नो कैथोड रे वेयर प्रोड्यूस व्हेन ट्यूब वाज कंप्लीटली इवैक्यूएटेड। अगर मान लो कि ये कंप्लीटली इवैक्यूएटेड हो जाए तो किसी भी प्रकार के रेज प्रोड्यूस नहीं होंगे। ऐसी बहुत सारी बातें जो है ऑब्जर्वेशन में सामने आई। बात समझ रहे हो ना। तो आप चाहो तो इसको आप राइट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको अपना नोट्स दिखा रहा हूं, उस नोट्स के अकॉर्डिंग अभी मैं डील कर रहा था टॉपिक, ठीक है। तो मैं आपको नोट्स देता हूं और इसको आप फिर राइट डाउन कर सकते हो। ओके जैसे कि देखो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देंगे कि सबसे पहले तो हम लोग कैथोड रे के विषय में जा रहे हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की 1859 में जूलियस प्लकर स्टार्टेड द स्टडी ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेज एट लो प्रेशर। बात समझ रहे हो ना। इन ए डिस्चार्ज ट्यूब व्हेन अ हाई वोल्टेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10,000 वोल्ट और मोर वाज impressed across the electrode, some short invisible ray move from the negative electrode to the positive electron, ठीक है ना। और ये negative electron refers as a cathode and the rays were called cathode ray। समझ में आया ना ये, ठीक है ना। तो आप यहाँ से देखो नोट कर सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो लाइक ऑर्डिनरी light cathode ray come out at right angle to the surface of cathode and travel in a straight line normal to the cathode, it casts sharp shadow, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आप याद रख सकते हो, दे रोटेट ए लाइट पैडल व्हील if placed in their path and thus shows the mechanical effect। मैकेनिकल इफेक्ट ये शो करता है कि इसके पास मोमेंटम एंड एनर्जी दोनों है। बात समझ रहे हो ना। इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट में आप यहाँ पे देख सकते हो कि दीज रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। when the rays are possessed between two electrically charged plates, these are deflected toward the positively charged plate, it shows that cathode ray carry a negative charge। तो इस तरह से आप नोट भी कर सकते हो। यहीं पे मैं भी आपको बता रहा था कि ये जो निगेटिवली जो चार्ज पार्टिकल है इसका नाम नेगोट्रॉन रखा था। किसने रखा था, थॉमसन ने रखा था। और बाद में इसका नाम स्टोनी ने क्या रख दिया, इलेक्ट्रॉन्स रख दिया। समझ रहे हो ना। इसके बाद देखो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे नोट कर लेना। देयर वेलोसिटी चेंज विद अप्लाइड वोल्टेज। इसके बाद दे पेनिट्रेट थ्रू द मेटल एंड अदर सबस्टेंस एंड आल्सो प्रोड्यूस फ्लूरोसेंस। इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन किया था, दिस रेज प्रोड्यूस हीट एनर्जी व्हेन दे कोलाइड विद द मैटर, इट शोज दैट कैथोड रे पोजेस अ काइनेटिक एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी व्हेन स्टॉप्ड बाय द मैटर। इसके अलावा ध्यान देना कैथोड रे प्रोड्यूस एक्सरे व्हेन दे स्ट्राइक ऑन ए सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट याद रखोगे, दे इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। इसके बाद ये दे कैन आयनाइज गैसेस। समझ रहे हो ना। इसके बाद चार्ज टू मास रेशियो कांस्टेंट एंड नो कैथोड रे वेयर प्रोड्यूस व्हेन ट्यूब वाज इवैक्यूएटेड। तो देखो मैंने इस पॉइंट को प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज को एक जगह नोट करके रखा था ताकि आपको समझाने में भी आसान हो और इसका नोट्स भी आप लिख सको। ओके चलो इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट पॉइंट का फिर से नोट्स करेंगे द इलेक्ट्रॉन्स के विषय में, ठीक है। किसके विषय में बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स। चलो अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स के विषय में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड इन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बाय जे थॉमसन। किसने किया था, जे थॉमसन, ठीक। ये किया था 1887 में। ओके इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। कब, 1887 ईस्वी में, ठीक है। एंड द नेम इलेक्ट्रॉन वाज प्रपोज्ड बाय स्टोनी, मैंने आपको पहले बता दिया है, जो कि आज की डेट में भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का फंडामेंटल यूनिट जानते हैं, ठीक है ना। मैंने बताया ना इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया था, इलेक्ट्रॉन जो नाम दिया था किसके द्वारा, बाय स्टोनी के द्वारा। किसके द्वारा, बाय स्टोनी के द्वारा, ठीक है। और आज हम लोग कहीं ना कहीं इसको हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल या फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, इसकी आज हम लोग इलेक्ट्रॉन की सब प्रॉपर्टीज अभी देखेंगे। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। सेकेंड पॉइंट याद रखोगे कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों -1.60 2 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, क्या होता है, -1.602 × 10⁻⁻19 कूलम होगा। और इसी का यूनिट अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में देखोगे, दैट इज ESU में, तो बच्चों इसकी वैल्यू जो होती है 4.803। ये क्लास 12 में आप पढ़ोगे फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो वहां पे भी इस यूनिट के विषय में आपसे डिस्कस किया जाएगा। तो दो यूनिट्स होते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का, एक कूलम में आप लिख सकते हो, दूसरा आप किस में लिख सकते हो, ESU में। ESU किसको बोलोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट को बोलेंगे। ठीक है, तो ये कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था मूलिकन। ठीक है ना, मूलिकन। ठीक है, अब जो भी आप इसका प्रोनाउंसिएशन करो, मूलिकन के द्वारा अपना एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ था। उसी में हम लोगों ने देखा था कि चार्ज का जो वैल्यू होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है ना, -1.602 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन, या फिर 4.803 × 10⁻⁻19 कूलम था ना, या 4.803 × 10⁻10 ESU था। ESU का फुल फॉर्म क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। ठीक है, फिर क्या बताया इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या कहा कि मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होते हैं, या फिर आप इसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9.1 × 10⁻28 ग्राम हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। और ये जो कैलकुलेशन दिया था, ये दिया था J.J. थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा, J.J. थॉमसन। ठीक है ना, ये जो वैल्यू फाइंड किया था 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, ये किसके द्वारा फाइंड किया गया था, J.J. थॉमसन। बात समझ रहे हो ना। तो ध्यान देंगे कि थॉमसन जो थे इन्होंने ही बताया कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। ओके, तो ध्यान देंगे जो एटम के जो फंडामेंटल पार्टिकल, अब देखो एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स के विषय में अब हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। अब तक हम लोग देख चुके हैं किसके विषय में, इलेक्ट्रॉन्स के विषय में। और उस समय फिर इलेक्ट्रॉन के जस्ट बाद एक और फंडामेंटल पार्टिकल्स खोजा गया जिसका नाम क्या था, प्रोटॉन। तो उस समय बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जो सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल है बच्चों, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज तो बहुत बाद में हुई थी, तो हम लोग आगे चल के न्यूट्रॉन के विषय में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। न्यूट्रॉन के विषय में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बिकॉज उस समय न्यूट्रॉन की कोई खोज खबर किसी को नहीं थी। ऐसा माना जाता था कि सबसे शुरू में तो देखो जब आप ये डाल्टन्स थ्योरी पढ़ रहे थे तो उसमें तो ये बताया गया था कि एटम जो है एक फंडामेंटल पार्टिकल है और एटम से छोटा कुछ नहीं है। लेकिन देखो बाद में जैसे ही एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ था, इलेक्ट्रॉन्स के विषय में जानकारी हो गई। अब फिर एनोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ तो प्रोटॉन के विषय में जानकारी हो गई। ठीक है, तो उसमें देखा गया कि इलेक्ट्रॉन जो है सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल है। क्या है, लाइटेस्ट पार्टिकल। बात समझ रहे हो ना। चलो, इसके बाद जो है थॉमसन ने क्या किया था, एक चीज और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के विषय में स्टोरी, कि यहाँ पे द स्पेसिफिक चार्ज दैट इज चार्ज टू मास रेशियो जो है, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड बाय थॉमसन इज 1.76 × 10⁸ कूलम पर ग्राम। याद रखना ये भी वैल्यू कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये थॉमसन के द्वारा कितना बताया गया था, 1.76 × 10⁸ कूलम पर ग्राम बताया गया था। एंड द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज विद इंक्रीज इन वेलोसिटी। बताया क्या कि जो स्पेसिफिक चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन का वो डिक्रीज करेगा। ठीक है ना, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये डिक्रीज करेगा। कैसे डिक्रीज करेगा बताओ। ठीक है, कैसे डिक्रीज करेगा, विद इंक्रीज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक, वेलोसिटी इंक्रीज, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों, ठीक है, तो बिकॉज इंक्रीज इन वेलोसिटी इंक्रीज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमेशा याद रखना
किसी पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब उसकी मास भी क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है आगे असर्शन रीजन में, ठीक है, कि पार्टिकल की स्पीड बढ़ने से उनके मास पे क्या फर्क पड़ता है, तो उनके मास जो होते हैं इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है ना, याद रखोगे ना। तो हाउएवर द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फाउंड टू इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस, लेकिन फिर भी देखा गया कि जो स्पेसिफिक चार्ज है वो किसी भी गैस का वो नेचर में क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके, इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या पता चला, ध्यान देंगे इलेक्ट्रॉन्स के विषय में कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो थे वो 2.17 इंटू 10 टू द पावर 17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ना पर सीसी था, याद रहेगा ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, इसके बाद मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के विषय में पता लगा कि 0.55 मिलीग्राम के आसपास है। कितना है, 0.55 मिलीग्राम। ये आप निकाल भी सकते हो, जैसे कि 0. मान लो हमने यहाँ पे ले लिया कितना, हमने मान लो ले लिया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6.022 इंटू 10 पावर 23, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 ग्राम, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मास के विषय में बोल रहा है तो चार्ज नहीं लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम होगा। आप चाहो तो इसको ग्राम में अगर कन्वर्ट करोगे तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम। अब देखो इसको आप इससे क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो वैल्यू निकलेगा वो क्या चीज में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। क्या चीज में आ जाएगा बच्चों, ग्राम में आएगा, ठीक है ना। अब ग्राम को आप क्या चीज में कन्वर्ट कर सकते हो, मिलीग्राम, ठीक है। तो मिलीग्राम में कन्वर्ट करोगे तो ये जो वैल्यू आएगा वो 0.55 मिलीग्राम आएगा, ठीक है। तो इसको याद रख लो आज से कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 0.55 मिलीग्राम होता है। क्लियर है ना। इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, ठीक, एक मिलीग्राम समझते हो ना, एक ग्राम में कितने मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम ना। तो आप ग्राम को फिर मिलीग्राम में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। समझे कैसे कैसे करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना इससे, ठीक है। तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा और ग्राम को फिर मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लेना 1000 से मल्टीप्लाई करके, ठीक होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या क्या है, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद आपको याद रखना है चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या याद रखना है, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर देखो बच्चों, एक मोल इलेक्ट्रॉन्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो देखो ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें क्या निकल जाएगा, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम लोग राउंड फिगर में लिखते हैं बच्चों 96500 कूलम। अगर आप कैलकुलेट करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 96,348 के आसपास आएगा, ठीक है। तो उसी को लिख दिया है 96,000 कितना, 500 कूलम। तो याद रखना चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 96500 कूलम। नेक्स्ट पॉइंट याद रखोगे इलेक्ट्रॉन्स के विषय में कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है प्रोटॉन के मास का 1/1837 टाइम्स होता है, ठीक है ना। दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे, तो ये प्रोटॉन के मास का इतना, ठीक है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रोटॉन के मास का इतना, ठीक है ना। ये प्रोटॉन का मास ले लेना, प्रोटॉन का मास ले लोगे, प्रोटॉन का मास कर देते हैं ना। प्रोटॉन का मास का 1/1837 टाइम्स लोगे तो ये क्या निकल जाएगा बच्चों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके बाद देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं कि मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या है, मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन जो होगा वो याद रखोगे, फार्मूला हो जाएगा रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय क्या करोगे, √1 - v/c का होल स्क्वायर करोगे, ठीक है ना। वेयर v क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कहलाएगा, और c जो है लाइट की वेलोसिटी कहलाएगा। हमेशा दिमाग में रखना। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है असर्शन रीजन में कि यदि मान लो v बराबर किसके बराबर हो जाए, c, ठीक है। v जो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा। तो यहाँ पे देखो अगर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ये नीचे में 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, किसी संख्या में 0 से डिवाइड करोगे तो बच्चों वो वैल्यू इन्फिनिटिव होता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा,
इन्फिनिटिव हो जाएगा। और सेकेंड देखो, यदि मान लो यहाँ पे कंडीशन है कि v ग्रेटर देन c हो जाए, ठीक है ना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है लाइट की स्पीड से क्या, ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट से अगर बराबर हो जाएगा, अगर सॉरी बड़ा हो जाएगा तो देखो छोटा संख्या से बड़ा संख्या घटाओगे तो निगेटिव आएगा, तो नीचे में रूट के अंदर क्या आ गया, निगेटिव। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इमेजिनरी हो जाएगा, क्योंकि अगर रूट के अंदर कोई वैल्यू आता है ना नेगेटिव, तो ये वैल्यू क्या हो जाते हैं, इमेजिनरी हो जाता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो इतनी सारी बातें जो है इलेक्ट्रॉन्स के विषय में फिर पता लगा। ओके, आई होप समझ में आया होगा इलेक्ट्रॉन्स की सारी स्टोरी। इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट किस चीजों का, कैथोड रे या पॉजिटिव रेज के विषय में, ठीक है। तो आज हम लोग कैथोड रे, इनकी प्रॉपर्टीज को पूरा समझते हैं, इसके बाद आज का क्लास एंड करेंगे। तो देखो पॉजिटिव रेज दैट इज एनोड रेज, ठीक। अब देखो बच्चों, एनोड रे में भी कुछ खास जो है आपने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो देखा ना, उसी तरह का यहाँ पे भी वर्क थोड़ा सा किया गया था। क्या किया गया था, सबसे पहले एक ट्यूब लिया गया था। क्या लिया गया था, ट्यूब, ठीक है। अब इस ट्यूब में यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, ZnS का कोटिंग लगा दिया था। किसका कोटिंग लगा दिया था, आई मीन उस समय जो एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा हुआ था, गोल्डस्टीन के द्वारा हुआ था, ठीक है ना। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है पॉजिटिव पार्टिकल का, वो किसके द्वारा किया गया था बच्चों, गोल्डस्टीन, ठीक। तो हम लोग वर्ड में यूज कर रहा हूं, तो आप क्रेडिट किसको दोगे, गोल्डस्टीन को दोगे। किसको क्रेडिट दोगे बच्चों, गोल्डस्टीन। उन्होंने क्या किया, एक ट्यूब लिया, इस पे ZnS का कोटिंग लगा दिया। ZnS का कोटिंग लगाया ताकि रेज इस पे टकराए, तो यहाँ पे स्पार्क हो, हमें फील हो रेज के विषय में। ओके, और इस ट्यूब में क्या किया, हाइड्रोजन गैस ले लिया था। क्या ले लिया था, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, एट लो प्रेशर। कैसे पे लिया था, काफी लो प्रेशर पे, ठीक है। इसको आगे बंद कर देंगे ट्यूब में कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ यहाँ पे हम लोग इसको बंद करेंगे, ठीक। और इसको हमने क्या कहा, पॉजिटिव, ठीक। और यहाँ पे एक हमने परफोरेटेड, इसको हमने ऐसा कर दिया कि केनाल टाइप का बना दिया पूरा, नहीं, ठीक है। परफोरेटेड कैथोड जो है हमने यहाँ पे ये जो है ना पूरा इसको चूंकि केनाल के फॉर्म में बनाए हैं, इसीलिए इसको हम लोग केनाल रेज भी कहते हैं, इससे जो निकलेगा रेज। फिर यहाँ पे देखो हमने इसमें से पूरा जो है, इसमें से गैस को एकदम काफी कैची पे रखा होगा, लो प्रेशर पे रखा होगा, काफी कैची पे रखा होगा, लो प्रेशर पे। बात समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत। इसके बाद हमने यहाँ से एक निगेटिव, मान लो कि हमने छोटा छोटा क्या बना दिया, केनाल टाइप का बना देते हैं यहाँ पे भी। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये निगेटिव है और इसको दोनों को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों को क्या करेंगे बच्चों, कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से मान लो हमने इसको क्या किया, कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे वोल्टेज काफी हाई यहाँ पे भी देंगे। तो देखो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं गोल्डस्टीन ने किया था। इन्होंने क्या किया था, ही यूज्ड ए परफोरेटेड कैथोड इन द मॉडिफाई कैथोड रे ट्यूब। ये कैथोड रे ट्यूब को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, ठीक है। और इसने ऑब्जर्व किया गोल्डस्टीन ने कि इट वाज ऑब्जर्व दैट व्हेन ए हाई पोटेंशियल डिफरेंस वाज अप्लाइड बिटवीन द इलेक्ट्रोड। ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जब हाई पोटेंशियल डिफरेंस, समझ रहे हो ना, वहां पे भी हम लोगों ने कितना लिया था, मोर देन 10,000 वोल्ट। क्या लिया था, मोर देन 10,000 वोल्ट। तो जब इन्होंने हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, नॉट ओनली कैथोड रे प्रोड्यूस बट आल्सो न्यू टाइप ऑफ रेज। तो उस समय सिर्फ और सिर्फ कैथोड रे प्रोड्यूस नहीं हुआ, इसके साथ साथ एक नया तरह का रेज भी क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ, ठीक है ना। जो अब की कहाँ जा रहा है, एनोड से कैथोड की तरफ, ठीक है ना। ये कहाँ जा रहा है, एनोड से कैथोड की तरफ। ओके, इस तरीके से निकलता हुआ दिख रहा है ना, इस तरीके से। बात समझ रहे हैं ना, ये कंटिन्यू एनोड टू कैथोड जा रहा है। तो हुआ क्या कि ये एक्चुअल में देखो, ये एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या एनोड ने कोई रेज को प्रोड्यूस किया? तो बातें ऐसे कुछ भी नहीं है कि कोई भी रेज जो है यहाँ पे एनोड के द्वारा नहीं हुआ है प्रोड्यूस, ठीक है ना। लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि कुछ रेज जो है निकल रहे हैं एनोड से और किधर जा रहे हैं,
कैथोड की तरफ जा रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना। और ये हमें पता कैसे चला, हमें यहाँ पे स्पार्किंग देखने को मिला। यहाँ पे क्या हुआ, ये रेज जो है जैसे ही इस कोटिंग पे टकराई तो यहाँ पे कुछ हमें स्पार्क समझ में आने लगा। ठीक है ना। ये किसको समझ में आने लगा था, ये गोल्डस्टीन को। बात समझ रहे हो ना। तो दीज रेज को ही हम लोगों ने कैनाल रेज कहा। क्यों, क्योंकि ये जो मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब बनाया था, इसको एक परफोरेटेड सरफेस प्रोवाइड कर दिया था और एक कैनाल टाइप का सर्विस दे दिया था, जिससे रेज जो है इससे फ्लो हो रहा हो। तो इसीलिए इस रेज को क्या नाम दिया गया, कैनाल रेज भी नाम दे दिया गया था। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो कैनाल रेज को हम लोगों ने फिर एनोड रे कहा, इसलिए क्योंकि एनोड से कहा जा रहा था, कैथोड की तरफ। बात समझ रहे हैं कि नहीं। बाद में इसके जो है प्रॉपर्टीज को थॉमसन ने क्या किया, स्टडी किया। ठीक है। और इसको बोला कि ये एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक है ना। इसको हम लोग पॉजिटिव रेज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव रेज। अब यहाँ पे भी वही सब एक्सपेरिमेंट देखा गया जो कैथोड रे के साथ देखा गया था। इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रति बिहेवियर देखा कि ये जो चार्ज, ये जो रेज हैं वो किधर निकल रहे हैं, निगेटिव प्लेट की तरफ क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो इससे ये नेचर पता चला कि इसका खुद का जो नेचर है वो क्या है, पॉजिटिव है। फिर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भी बिहेवियर दिखाया। ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर बीच में फिर यहाँ पे भी क्या रखा गया, एक पैडल रखा गया। तो ये जब रेज आगे गए तो पैडल को क्या किया, मूव कराने लगे। तो पता चला कि उसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी भी है। ठीक है ना। इसके अलावा भी एक ऑपेक ऑब्जेक्ट को रखा गया तो शैडो बना। तो ऐसे बहुत सारे वर्क जो है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के साथ जो किया गया था वो यहाँ पर भी किया गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं, क्लियर है ना। तो ये कैथोड रे ट्यूब को ही क्या किया गया, मॉडिफाई करके बनाया गया है। तो इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने जस्ट आपको बता दिया, याद रखोगे। मैं एक बार आपको बता दे रहा हूं, आप चाहो तो लिख भी सकते हो। ठीक है। चलो, इसका भी मैंने छोटा सा एक नोट्स बना के रखा है पहले से। ठीक है। क्योंकि लिखने में आपको आसानी हो जाए। मान लो कि आप अगर नोट्स बना रहे हो तो देखो बेटर रहेगा आपके लिए लिखने के लिए। तो देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज में देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड कास्ट ए शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। पहली पॉइंट। दूसरा देखो, लाइक कैथोड रेज दीज रेज आल्सो रोटेट द व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ एंड आल्सो हैव ए हीटिंग इफेक्ट, दस द रेज पासेस काइनेटिक एनर्जी एंड दैट इज मास पार्टिकल आर प्रेजेंट। देखो, इसमें भी क्या है, मास पार्टिकल है। ठीक है ना। हीटिंग इफेक्ट दे रहा है, काइनेटिक एनर्जी है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या है, मासेस है। तो ये तो क्लियर हो गया ना कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के पास क्या है, मास है। पार्टिकल्स नेचर के में है, वेव नेचर भी दिखा रहा है और इसके पास मास भी है। ओके। These rays are deflected by electric and magnetic field toward the negative charge plate, showing thereby that these rays carry a positive charge। मैंने आपको बताया ना, ये नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, इसका मतलब इसका खुद का नेचर क्या है, पॉजिटिव है। These rays produce flashes of light on the ZNS screen। जैसे ही ये रेज ZNS स्क्रीन, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे टकराया तो वहां पे क्या आया, फ्लूरोसेंस आया, चमक दिखाई दिया। These rays can pass through the thin metal foil। और इस रेज को हम लोग थिन मेटल फॉयल से होके भी क्या कर सकते हैं, पास करा सकते हैं। इसके बाद देखो, नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो कि these rays can produce ionization in gases। ये जो है क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है आयनाइजेशन इन गैसेस। इसके अलावा याद रखना, पॉजिटिव पार्टिकल इन दिस रेज हैव चार्ज टू मास रेशियो जो है वैल्यू मच स्मॉलर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो चार्ज टू मास रेशियो निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन से बहुत ही कम निकलेगा। बात समझ रहे हो ना। तो फॉर ए स्मॉल वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास इट हैज ए डेफिनिट एंड पॉजिटिव पार्टिकल पोजेस ए हाई मास। ठीक है। चूंकि चार्ज टू मास रेशियो कम है, इसका मतलब है कि इसका मास का भी काफी क्या है, ज्यादा है। ठीक है ना। वहां पे देखे थे ना, इलेक्ट्रॉन का मास 1/1837 गुना था। इसका मतलब प्रोटॉन का मास जो इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 गुना ज्यादा है। वहां 1/1837 था, यहाँ पे सीधे क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास का 1837 गुना ज्यादा। इसके अलावा देखो, चार्ज टू मास जो वैल्यू है इज डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ गैस। ठीक है ना। कैसा आप गैस ले रहे हो डिस्चार्ज ट्यूब पे, उस पर भी ये डिपेंड करता है। अलग अलग गैसेस के लिए ये वैल्यू जो होगा, चार्ज टू मास रेशियो, वो क्या होगा, डिफर होगा। बात समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो, इसके बाद एक चीज और भी, ये सब भी आप मेजरमेंट देख सकते हो। ठीक है ना। नोट में कुछ कुछ मैंने बातें यहाँ पे पॉइंट किया है।
ये पॉजिटिव कैनाल रेज के प्रति। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ चार्ज एंड द मास ऑफ पार्टिकल इन द डिस्चार्ज ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट ऑफ ऑल गैसेस। ठीक है ना, जैसे सभी गैसेस को जब स्टडी किया गया तो उसमें देखा गया कि हाइड्रोजन गैसेस जो है सबसे लाइटेस्ट गैस है। लाइटेस्ट का मतलब सबसे हल्का है ना। वे आर मेड बाय द जे थॉमसन इन 1906। ठीक है ना, ये क्या कंसेप्ट मिला हमें 1906 में। दिस पार्टिकल वेयर फाउंड टू हैव द चार्ज टू मास रेशियो इतना कूलम ग्राम 9.579 into 10 to the power 4 कूलम पर ग्राम। दिस वाज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास ऑब्जर्व फॉर एनी पॉजिटिव पार्टिकल। और देखो ये किसी भी पॉजिटिव पार्टिकल के लिए उस समय तक का सबसे बड़ा वैल्यू था। फिर देखो सेकेंड पॉइंट मैंने नोट में लिखा है, याद रखोगे, इट वाज दस assume that the positive particle given by the hydrogen represent a fundamental particle of charge, positive charge, and this particle was named proton by the Rutherford। तो प्रोटॉन किसने नाम रखा था? रदरफोर्ड रखा था। कब रखा था? 1911 ईस्वी में। कब रखा था बच्चों? 1911 ईस्वी में। तो इट्स चार्ज वाज फाउंड टू बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसकी जो चार्ज होती है प्रोटॉन का वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है मैग्नीट्यूड में, लेकिन साइन में क्या होगा? अपोजिट होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 है, तो प्रोटॉन का चार्ज जो होगा बच्चों 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम प्लस में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और मास ऑफ प्रोटॉन भी आप निकाल सकते हो। ये चार्ज में चार्ज टू मास रेशियो से डिवाइड करोगे तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होगा 1.672 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम लिखो, या -10 टू द पावर -27 किलोग्राम लिखो। इस तरीके से मैंने इन दोनों के विषय में थोड़ा सा रिटेन में लिखा था ताकि आपको समझाना मेरे लिए आसान हो जाए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सारा कॉन्सेप्ट बेसिक चीजें थी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, दूसरा कैथोड रे के विषय में हम लोगों ने जाना, इसकी प्रॉपर्टीज को जाना, इलेक्ट्रॉन के इंट्रोडक्शन को देखा, एनोड रे पॉजिटिव रेज को समझा, एनोड रे दैट इज पॉजिटिव रेज, और पॉजिटिव रेज की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा। ठीक है ना। एक और थ्योरी क्लास होगा जिसमें हम लोग जानेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम और उसके ड्रॉबैक, और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट होगा उसके ड्रॉबैक, और फिर जाके ये चैप्टर एकदम जो है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। तो थोड़ा लंबा चैप्टर है ये, कम से कम भी जो इनके लेक्चर बनेंगे 20 लेक्चर्स टोटल होंगे। ठीक है, और इसमें कोई भी पॉइंट मैं कोशिश करूंगा नहीं छोड़ने का, जहां तक कि आप लोग का स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई हो, ठीक है ना, या कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी बातें होंगी इस चैप्टर में हम लोग बच्चों स्टडी करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।